नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का वर्ष 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और ये हमारा सेट 3 है। इससे पहले हम सेट 2 के वीडियो बना चुके हैं और आज हम इस वीडियो में 825 IZ सेट का जो वस्तुनिष्ठ 20 प्रश्न हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यंग इंडिया क्लासेस को ज्वाइन करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सामान्य निर्देश हैं और आप सभी जानते हैं कि जो सामान्य निर्देश हैं वो सभी प्रश्न पत्रों के एक समान होते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जोसेफी मैथ्सनी, ओटो वॉन बिस्मार्क, जोसेफी गैरिबाल्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जोसेफी मैथ्सनी। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। अब देखिए, जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय कौन है? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ये इटली के सम्राट थे और ये इटली के सम्राट कब बने थे? 1861 में। जोसेफी मैथ्सनी ने यंग इटली की स्थापना की थी, कब की थी? 1831 में और मार्सेई में की थी। ओटो वॉन बिस्मार्क कौन है? ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। और जो जोसेफी गैरिबाल्डी हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध इटली के एकीकरण से है। और जो कावूर है, कावूर का संबंध भी इटली के एकीकरण से है। अब देखिए, जो ये व्याख्या है, ये व्याख्या आपको सभी याद रखनी है क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2। कॉर्न लॉ से संबंधित देश है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन। डी इसका सही आंसर है। अब देखिए, जो इस कॉर्न लॉ से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि जो कॉर्न लॉ है, मतलब जो कानून है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध ब्रिटेन से है। अब जो ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ है, जो मक्का कानून है, ये किसके कारण लाया गया था? बड़े भूस्वामियों के विरोध के कारण ब्रिटेन सरकार ने कॉर्न लॉ मक्का कानून लागू किया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सरकार ने कॉर्न लॉ किसके विरोध के कारण लगाया था? तो किसके विरोध के कारण लगाया था? बड़े भूस्वामियों के कारण। और फिर बाद में जो बड़े उद्योगपति एवं शहरी लोगों के विरोध के कारण कॉर्न लॉ या कानून को समाप्त कर दिया गया। आप यहाँ दो बात ध्यान रखेंगे कि जो ये कॉर्न लॉ है, इसे किसके कहने पर लगाया गया था? इसे लगाया गया था बड़े भूस्वामियों के कहने के कारण। और फिर बाद में इसे किसने समाप्त करवा दिया था? जो वहाँ के इंग्लैंड के बड़े उद्योगपति और शहरी लोग थे, उन्होंने इसे समाप्त करवा दिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1810, 1815, 1817, 1818। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1815। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 में। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। अब नेपोलियन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हमने लिख लिया है और इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो आप बताएंगे कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था कब? 1804 में। नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की थी? तो नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता लागू की थी वो कब की थी? 1804 में। और नेपोलियन की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो हुई थी वाटरलू के युद्ध में। और ये युद्ध कब हुआ था? 1815 में। अब देखिए, जो वाटरलू का युद्ध है, इसमें एक तरफ तो था नेपोलियन और दूसरी तरफ में कौन थे? ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस, प्रिसा। इन चार देशों की सेना ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया। अब फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि हुई थी 1815 में। ये वाटरलू के युद्ध के बाद हुई थी। और जो वियना की संधि है, इस वियना की संधि की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1821 में। और कहाँ पर हुई थी? सेंट हेलिना द्वीप पर। यही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा तकनीक पर, परिवहन पर, कृषि क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि क्षेत्र पर। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। देखिए, जो महामंदी, इस महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में
और ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये अमेरिका से शुरू हुई थी। और जो महामंदी है, इस महामंदी के कितने कारण थे? इस महामंदी के 2 प्रमुख कारण थे, और वो कौन से हैं? नंबर 1 पर कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ। और दूसरा कारण क्या था? अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों को ऋण देना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो महामंदी है, महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की, मोतीलाल नेहरू की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो गुलामगिरी पुस्तक है ये किसकी है? ये है आपकी ज्योतिबा फूले की। किसकी? ज्योतिबा फूले की। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे मोतीलाल नेहरू ने 1923 में CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो जो स्वराज पार्टी है, इस स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में। और किन 2 लोगों ने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। देखते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो प्रतिरक्षा है ये किसका विषय है? ये आपका संघ सूची का विषय है। और जो कृषि है ये कृषि आपका राज्य सूची का विषय है। और जो शिक्षा है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ये सभी आप याद रखेंगे। और जो व्यापार है, व्यापार भी आपका राज्य सूची का विषय है। अब देख लेते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। अब देखिए, जो संघ सूची है, इस संघ सूची का मतलब क्या है? इस संघ सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर कानून सिर्फ जो केंद्र सरकार ही इन पर कानून बना सकती हैं। इसके विषय कौन से हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। और जो राज्य सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। इसके विषय कौन से हैं? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। और जो समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारों को है। इसके विषय हैं शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित भी प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तीसरी, 5वीं, 8वीं, 12वीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं को रखा गया है। अब भाषाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? आपको ध्यान रखना है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो आप बताएंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पूछा क्या है? कथन गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। देखिए भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है। तो जो बी है ये क्या है? गलत। और यही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सी, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। ये बिल्कुल सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अब देखिए जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न किससे संबंधित है? ये प्रश्न संबंधित है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य से।
अब जो भारत एक क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी 4 विशेषता हैं। पहली विशेषता क्या है, भारत ने किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। क्या करता है, अवैधानिक घोषित करता है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। राज्य धार्मिक समुदायों में समानता लाने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये सभी किसकी विशेषता हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? राजतंत्र की, लोकतंत्र की, तानाशाही की, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, लोकतंत्र की। देखिए जो लोकतंत्र है ये जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। देखिए प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। अब देखिए जो बहुसंख्यकों का शासन है ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिस देश में जिस समुदाय, जिस धर्म, जिस जाति के लोग बहुसंख्या में होंगे उनका ही शासन होगा, ये गलत है। और ये किसी से संबंधित नहीं है, ये आपका लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जैव और अजैव दोनों। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। अब देखिए जो संसाधनों का वर्गीकरण है इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। और समाप्यता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी को याद कर लें। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली, रियो डी जेनेरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रियो डी जेनेरो। अब देख लेते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था और ब्राज़ील देश में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर था रियो डी जेनेरो, उसमें सम्मेलन को किया गया था। अब जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है इस सम्मेलन को आयोजित करने का कारण क्या था? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे कि जो जलवायु परिवर्तन है और जो जैविक विविधता है इसको हमें क्या करना है, जलवायु परिवर्तन को रोकना है और जो जैविक विविधता है इसका हमको संरक्षण करना है। और इन्हीं 2 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एक एजेंडा 21 की घोषणा की गई। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो एजेंडा 21 है इस एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एजेंडा 21 है इसका संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 काफ़ी महत्वपूर्ण है। खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जब मानसून का आगमन होता है। और मानसून का आगमन कब होता है? जून, जुलाई में। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अब देखिए भारत में जो शस्य ऋतु हैं, मतलब जो फसल ऋतु हैं वो 3 होती हैं। और वो 3 कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ और जायद। अब जो रबी की फसलें हैं इसके उदाहरण क्या हैं आपके? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। और जो रबी की फसलों के कटाई का समय क्या है? वो है अप्रैल से जून। अब जो खरीफ की फसलें हैं इनका उदाहरण क्या है? इनका उदाहरण है चावल, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली।
ये सभी उदाहरण पूछे गए हैं। और इनके बोने का समय क्या है? इनके बोने का समय है जून से जुलाई, और इसी समय क्या होता है? मानसून का आगमन। और कटाई का समय क्या है? सितंबर से अक्टूबर। अब जो जायद की फसलें हैं ये भी पूछा गया है कि जायद की फसल के उदाहरण क्या हैं? तरबूज, खरबूज, खीरे आदि। अब देखिए जो जायद की फसलें कौन सी होती हैं? रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन फसलों को क्या कहते हैं? उन फसलों को जायद कहा जाता है। तो विद्यार्थियों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी तथ्यों को याद रखें, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो इसमें पूछा क्या है? ऊर्जा खनिज। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका सी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस एक ऊर्जा खनिज है। अब इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं और ये प्रश्न संबंधित है किससे? खनिजों का वर्गीकरण। अब देखिए जो खनिजों का वर्गीकरण है इससे संबंधित प्रश्न हर प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। अब जो खनिज हैं इन खनिजों को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और आपकी ऊर्जा खनिज। ये प्रश्न किससे संबंधित था? आपका ऊर्जा खनिज से। तो ऊर्जा खनिज के अन्य उदाहरण क्या हैं आपके? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आप देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है वो क्या है? वो एक ऊर्जा खनिज है। यहाँ देखिए प्राकृतिक गैस है और इसमें पूछा गया था ऊर्जा खनिज क्या है, तो हमने बताया था आपको प्राकृतिक गैस। तो इसलिए जो ये चार्ट है ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो धात्विक खनिज है इन धात्विक खनिज को भी पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। अब देखिए जो लौह धातु खनिज कौन से होते हैं? लौह धातु खनिज वो होते हैं जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। और अलौह धातु खनिज कौन से हैं? जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। और बहुमूल्य खनिज कौन से हैं? जैसे आपके सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। और अधात्विक खनिज कौन से हैं? अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें अधातुओं के गुण पाए जाते हैं, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर आदि। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चार्ट को आप अच्छे से तैयार करें। देखिए प्रश्न नंबर 15 है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कृषि आधारित उद्योग है वो क्या है आपका? सूती वस्त्र उद्योग। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। आपका जो लोहा एवं इस्पात उद्योग है ये कैसा उद्योग है? ये आपका खनिज उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? आपका कृषि आधारित उद्योग। और आप ध्यान रखेंगे कि जो चीनी उद्योग है ये भी क्या आपका? ये भी आपका कृषि आधारित उद्योग है। जो रासायनिक उद्योग है ये भी आपका खनिज आधारित उद्योग है। और जो सीमेंट उद्योग है ये कैसा उद्योग है? ये भी आपका खनिज आधारित उद्योग है। और एक प्रश्न पूछा गया है कि जो सीमेंट उद्योग है इस सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो आप बताएंगे कि जो चूना पत्थर है ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। देखिए प्रश्न नंबर 16, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है 16, 18, 10, 12। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी, 18। जो रेल विभाग है इस रेलवे को हमने कितने रेल प्रखंडों में डिवाइड किया है? 18 में। अब रेलवे से संबंधित जो जानकारी आपकी बुक में दी गई है वो इस प्रकार से है, भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आप बताएंगे 1853 में। और ये कहाँ कहाँ चली थी? मुंबई और थाने के मध्य, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और जो भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 17 कहीं है नहीं, और वर्तमान में उसे कितने प्रखंडों में डिवाइड किया गया है? वर्तमान में इसे 18 रेल प्रखंडों में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न नंबर 17, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है तृतीयक।
अब देखिए जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र हैं, इनके दूसरे नाम भी हैं, वो नाम भी आपको याद रखने हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस प्राथमिक क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? कृषि एवं सहायक क्षेत्र। जो द्वितीयक क्षेत्र है, इसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्र है, इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 18, किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। देखिए प्रश्न नंबर 19, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 2000, वर्ष 1995, वर्ष 2005, वर्ष 2010। तो आपका जो मनरेगा कार्यक्रम है ये वर्ष 2005 में शुरू हुआ था। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। वर्ष 1995 से संबंधित आपको ध्यान रखना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। और जो वर्ष 2005 में ही एक दूसरा अधिनियम लागू हुआ था जिसे कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। तो वर्ष 2005 में आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे, मनरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 20, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1992, वर्ष 1995, वर्ष 1986, वर्ष 1990। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1986। इस वर्ष में क्या हुआ था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। अब हम देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। देखिए जो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि जो उपभोक्ता दिवस है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और देखिए जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है इसके तहत सभी व्यक्तियों को 6 अधिकार दिए गए हैं। और ये 6 अधिकार कौन से हैं? चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ये बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।